नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास कक्षा 5 की जो आपकी किताब है ईवीएस की, तो उसका यहाँ पर हम संपूर्ण निचोड़ आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने आपको ईवीएस की जो कक्षा 3 की और कक्षा 4 की किताब है उसका संपूर्ण निचोड़ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मेन पॉइंट देखेंगे और उसके बाद उसका विस्तार यानी कि डिटेल के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है चींटी का। ठीक है, तो चींटियां जो हैं चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं। आप लोगों ने घरों में देखा भी होगा, जो चींटियां हैं वो लंबी कतार मतलब एक लाइन बनाकर सीधा चलती रहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मच्छर का। मच्छर से देख लीजिए क्या पॉइंट है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे के गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, तो रात में भी अगर हम लेटते हैं तो ये जो है हमारी गंध से ये हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डिटेल में डिस्कस इसका हम आगे और करेंगे। अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कौन भैया पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट है कुत्ता। कुत्ता क्या है? कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी का। पक्षी से यहाँ पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पक्षियों के आंख जो हैं, पक्षियों की जो आंख हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसलिए पक्षी जो है एक समय में दो अलग अलग चीजों को एक ही बार में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात समझ ली कि पक्षी जो है एक ही बार में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है कि ज्यादातर पक्षी की जो आंखें हैं उनकी जो पुतली हैं वो नहीं घूम पाती हैं। जैसे हम अपनी पुतली को घुमा सकते हैं इधर उधर, पक्षियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। जब वह देखेगा तो पूरी गर्दन को मोड़कर ही देखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक कौन से पक्षी देख पाते हैं? तो आपका आंसर होगा चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। अगला पॉइंट है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं तो वो कैसे रंग में देख पाते हैं? केवल सफेद रंग में और काले रंग में। ठीक है, अगला पॉइंट है सांप का। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जो जमीन पर कंपन होता है उसको ही सांप सुन पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे दिया गया है मछलियों के बारे में। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। किससे देती हैं? बिजली तरंगों से ये जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? मछलियां। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्लॉथ के बारे में महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लॉथ क्या है कि स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह भालू के जैसा दिखता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टा सिर करके, मतलब कि नीचे सर और ऊपर पैर होता है। ठीक है, उल्टा ये जो है लगभग 17 घंटे दिन भर ये लटके रहते हैं और उसी में ये जो है सोते रहते हैं, यानी कि उल्टा लटक कर सोते हैं। कितने घंटे? 17 घंटे तक। ठीक है, आगे कह दिया है कि यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की जो है पत्ते खाते हैं और उसी पत्ते को खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है, यह पेड़ के सारे पत्ते जब खा लेते हैं
तब ये पेड़ से उतर जाते हैं और दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 साल तक का होता है और इस पूरे जीवन काल में लगभग 40 साल में ये कितने पेड़ पर रहते हैं? ये लगभग 8 पेड़ ही बदल पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सप्ताह में केवल एक बार ही ये जो है शौच जाता है और जब शौच जाएगा तभी ये जो है पेड़ से नीचे उतरता है। बाकी समय यह पेड़ पर उल्टा लटक कर ही सोता रहता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। जीवन काल कितना होता है इसका? 40 साल होता है और 40 साल में लगभग ये 8 पेड़ों पर ही रह पाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बाघ का। बाघ के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। तो कितना भैया? 6 गुना हमसे बेहतर ये जो है देख पाता है। बाघ की मूछें जो हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। अगर हवा में भी कोई कंपन हो रहा है तो जो बाघ की मूछें होती हैं वो उसको भाप लेती हैं और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ठीक है, किससे? जो इसकी मूछें होती हैं। अगला पॉइंट है कि बाघ की जो गर्जना है वह लगभग 3 किलोमीटर दूर तक आप लोग सुन सकते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर तक ये जो है इसकी गर्जने की आवाज आती है। अगला पॉइंट है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई जो आवाज है उसमें अंतर को भी भांप लेता है। उसको ये पता चल जाता है कि ये पत्ते जो है हवा से हिल रहे हैं या कोई शिकार है उससे हिल रहे हैं, तो ये इसमें भी अंतर समझ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही होशियार बाघ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज्यादा घुमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में जान लीजिएगा। उत्तराखंड के बारे में हमने आपको बताया था कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। और एक बताया था शांत घाटी कहाँ पर है जिसको हम साइलेंट वैली कहते हैं, तो ये है आपकी केरल में। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है आपका घाना पार्क में जानवरों का जो शिकार है वो करना मना है। ठीक है, तो कौन सा? एक तो हो गया आपका जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। एक हो गया भरतपुर जिले में जो आपका है घाना पार्क, यहाँ पर आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं वाद्य यंत्र के बारे में। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ठीक है, ये तो 4 आपके वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इन्हीं का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र हैं जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि अगर हम ढोल को यहाँ पर छोड़ दें, अब बाकी कौन बचा? एक बचा बीन, एक तुम्बा, एक खंजरी। ये काहे से बनाए जाते हैं भैया? तो ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है, तो वो है आपका ढोल। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सांप के बारे में। ठीक है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। कितने भैया? 4 प्रकार के जो सांप हैं वो केवल जहरीले होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नाग, दूसरा होता है करैत, फिर होता है दुबोइया और एक होता है अफाई। ये 4 प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये चारों प्रकार आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सीरम एक दवा है जो सांप के काटने के लिए, अगर सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको दिया जाता है। ठीक है, सीरम क्या है? एक दवा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा है कि सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहर ही जहर को काटता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो जहर से ही जो बना हुआ है सीरम, उसी का प्रयोग जो है उसको सही करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से आपको मिल जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो ये कानून है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं शिकारी पौधा नेपेंथिस के बारे में। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
नेपेंथिस क्या है, एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि ये खाता क्या है। तो चूहा है, जैसे कि मेढक है, कीड़े मकोड़े हैं आदि, जो छोटे छोटे हैं जीव जंतु, उनका ये जो है सेवन करता है। ठीक है, कौन सा पौधा? नेपेंथिस एक पौधा है। सबसे पहली बात, नेपेंथिस क्या है? एक पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, नेपेंथिस क्या है कि नेपेंथिस नामक शिकारी पौधा जो है यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है नेपेंथिस पौधा? तो ये पाया जाता है मेघालय राज्य में। ठीक है, आगे लिखा है कि इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है और जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर फंस जाते हैं। फिर इसी फंसने के कारण यहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नेपेंथिस उनका शिकार कर लेता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया, ये आपको वहाँ पर सेंटेंस के रूप में दिए जाएंगे कि नेपेंथिस के बारे में ये चीज़ें दी गई हैं, आपको पहचानना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो क्या है कि इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती है और इसी खुशबू को सूंघते हुए यहाँ पर जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो उन्हीं का शिकार नेपेंथिस आसानी से कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आती हैं। तो सब्जियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आती है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। तो भैया मिर्ची अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से आती है, तो दक्षिण अमेरिका से आती है। और कौन लाया था इनको? तो पुर्तगाल देश के लोग लाए थे। ठीक है, भिंडी की अगर बात की जाए तो भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। गोभी की अगर बात की जाए, गोभी तथा मटर है, ये आपके यूरोप से लाए गए हैं। गोभी तथा मटर कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। और सोयाबीन की अगर बात करें तो ये जो है चीन से आई है। और अगर सोयाबीन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। किसका? सोयाबीन का। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आया था, जिसका नाम अलबरूनी था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत में आया था। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो केवल यही पूछेगा कि अलबरूनी जो है कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है रेत है और यहाँ पर जो है क्या चलती हैं, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ऊंट की सवारी चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर बारिश कहाँ पर होती है ज़्यादातर? जैसलमेर में तो बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अगर जैसलमेर को छोड़ दें तो जो अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम यहाँ पर नमक होता है। कितना भैया? 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम यहाँ पर नमक होता है। और इसकी जो यह खास बात है, इससे क्या होता है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि इसमें जो है 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तो नमक है, तो इसलिए यहाँ पर खारापन अत्यधिक है, हम आसानी से यहाँ पर जो है तैर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दांडी यात्रा क्या है। अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर लोग जो है रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी। ठीक है, तो भैया दांडी यात्रा क्या है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी, नमक आंदोलन में की गई थी। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मलेरिया क्या है? बताइएगा भैया, मलेरिया क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि मलेरिया मादा एनेफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है भैया, किसके काटने से? मादा एनेफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से ये जो है फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। यहाँ पर पेड़ का नाम ये इंपॉर्टेंट है,
जो सिनकोना पेड़ की छाल होती थी, इससे जो है मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो ये बीमारी आपको हो सकती है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो या फिर चिकनगुनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एनीमिया क्या है? खून की खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जो आपका ब्लड है, अगर उसमें हीमोग्लोबिन या आयरन जो है उसकी अगर कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया से बचने के लिए हमें किसका सेवन करना चाहिए? तो गुड़ का सेवन करना चाहिए, आंवला का सेवन करना चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि आयरन की मात्रा अधिक हो। ऐसे हमें जो है आंवला है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ हैं, इनका हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंटेन, जो आपकी चोटी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी है, इस पर जो है कदम रखा था। ठीक है, कब रखा था? 23 मई 1984 को। कितने मीटर की ऊंचाई है? 8900 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखना है। कितने बजे पहुंची थी? 1:07 पर, यानी कि दिन में, यानी कि 1:07, यानी कि आपका ये हो जाएगा पीएम का समय। ठीक है, पीएम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर माथा। ये भी आपसे पूछा जाता है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत कौन है? तो ब्राजील है और अर्जेंटीना देश है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टूटते तारे को उल्का पिंड कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टूटते हुए तारे को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भैया उल्का पिंड। और जो पृथ्वी के अगर वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो ये जो है अपने आप ही जल जाता है। आगे चलते हैं। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। याद रखना है नाम, नील आर्मस्ट्रांग है, जिन्होंने सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। कब रखा था भैया? 1969 में। क्लियर? अब आगे देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। तो जमीन के अंदर से कौन प्राप्त होते हैं? एलपीजी हुआ, मोम हो गया, कोल तार हो गया, ग्रीस हो गया। ये सारे जो पदार्थ हैं आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? जमीन के अंदर से। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से हम जानते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक जो है क्या है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं और सूखे जो मैदान हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि यहाँ पर जो है पौधे जो हैं वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पश्मीना शॉल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पश्मीना शॉल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो भैया अगर आप एक पश्मीना शॉल को ओढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 स्वेटरों को ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी आपको देगा एक पश्मीना शॉल। ठीक है, तो ये महंगा भी आता होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनते हैं। किससे बनते हैं भैया? बकरी के बहुत ही पतले बाल से इनकी बुनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। तो यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बुनकर 250 घंटे काम करेगा तो एक साधारण पश्मीना, कैसा भैया? साधारण पश्मीना शॉल तैयार कर पाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि ये जो है
कितने घंटों में तैयार होता होगा, जो अगर हम अच्छी क्वालिटी का पश्मीना शॉल लेंगे, अगर हम साधारण लेंगे तो 250 घंटे लगेंगे मिनिमम, और अच्छा लगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। तो भैया हाउस बोट जो है वह कितने फुट लंबा होता है? 80 फुट ये लंबा होता है, 8 से 9 फुट ये चौड़ा होता है। आगे चलते हैं, केचुए के बारे में जान लेते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि केचुओं को माध्यम से केचुए जो है जमीन में छेद बनाते रहते हैं और इससे जो है जो जमीन होती है वह उपजाऊ हो जाती है। इसी वजह से किसानों का मित्र किसको बोला जाता है? केचुआ को बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड। तो झारखंड में क्या है? कुडुख भाषा जो है वो झारखंड में बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। तो ये कहता है जंगल का कानून अधिकार जो बनाया गया था 2007 में, ठीक है। झूम खेती क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे कि कौन से बीज हो गए आपके? मकई के, सब्जियां हैं, मिर्च है और चावल हैं, ये बो दिए जाते हैं, ठीक है। एक ही खेत में ये सारे बीज आपके बो दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाती है तो उसको उखाड़ते नहीं हैं। अगर यहाँ पर अनचाही घास भी उग जाए तो इसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट है चेराव नाच, यानी कि जो चेराव नृत्य है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है मिजोरम में। पिछली बार आपका जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन में, यहाँ पर चेराव नृत्य के बारे में काफी कुछ पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है टीन खेती किसे कहते हैं? टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और क्लास 5 की जो आपकी बुक है ईवीएस की, उसको यहाँ पर हमने मेन जो उसके पॉइंट हैं क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।